अक्सर ना हम इंसानी विकास को एक सीधी रेखा की तरह देखने के आदी हैं। हाँ, मतलब एक बहुत ही क्रमिक और अनुमान लगाने योग्य विकास। बिल्कुल। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि पहले हमने धीरे धीरे चलना सीखा, फिर पहिए का आविष्कार हुआ, फिर मशीनें आईं और सदियों की मेहनत के बाद कहीं जाके हम गगनचुंबी इमारतें बना पाए। ये एक बहुत ही सुखद भ्रम है ना? ये सोच हमें तसल्ली देती है कि हर सदी के साथ इंसान बस थोड़ा थोड़ा समझदार होता गया। हाँ, एक सुरक्षित कहानी। लेकिन जब हम कुछ विशिष्ट ऐतिहासिक साक्ष्यों को करीब से देखते हैं तो ये तथाकथित सीधी रेखा पूरी तरह से चकनाचूर हो जाती है। और आज हमारी इस विस्तृत चर्चा का, यानी इस डीप डाइव का आधार भी यही खंडित रेखा है। जी। आज हम द हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट सिविलाइजेशन नामक एक बेहद दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री के ट्रांसक्रिप्ट की पड़ताल कर रहे हैं। चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे बिना लोहे के औजारों के और पहिए जैसी बुनियादी चीज के बिना ही एक आदि मानव सभ्यता ने आसमान छूने वाले पत्थरों के पहाड़ खड़े कर दिए। जो कि आज भी एक बहुत बड़ा अजूबा है। सही कहा। हम उनकी खौफनाक प्रथाओं, मम्मी बनाने के पीछे के असल विज्ञान और आधुनिक रोबोट्स द्वारा पिरामिड के अंदर खोजी गई उन रहस्यमयी सुरंगों का विश्लेषण करेंगे जो आज भी विज्ञान को चुनौती दे रही हैं। और ये सफर सिर्फ पत्थरों को तराशने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इंसान के सर्वाइवल, उसकी असीमित महत्वाकांक्षा और उसके मन में बैठे गहरे खौफ की कहानी है। इस ट्रांसक्रिप्ट का गहराई से विश्लेषण करने पर ना एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। मैं बताना चाहूंगी कि मिस्र की सभ्यता की शुरुआत किसी राजा के मास्टर प्लान से नहीं हुई थी। अच्छा, तो फिर कैसे हुई? इसकी शुरुआत हुई थी एक भयानक वैश्विक प्रलय से। मतलब प्रकृति ने इंसान को उसकी सीमाएं लांघने पर मजबूर कर दिया था। अक्सर लोगों के दिमाग में एक छवि होती है कि मिस्र की कहानी इसी तपते हुए बंजर रेगिस्तान से शुरू हुई होगी। हाँ, हॉलीवुड फिल्मों में भी तो यही दिखाते हैं। वही तो। लेकिन ये जो स्रोत सामग्री है, ये हमें इतिहास के एक ऐसे पन्ने पर ले जाती है जिसे अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड कहा जाता है, जो कि बहुत ही अलग था। एकदम अलग। 11,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 ईसा पूर्व तक सहारा का ये विशाल इलाका, जो आज दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान है, असल में मीलों तक फैला एक हरा भरा सवाना जंगल था। अरे वाह! वहां बड़ी बड़ी झीलें थीं, लोग घुमंतू शिकारी थे, लेकिन वो प्रकृति के साथ एक अद्भुत तालमेल में जी रहे थे। और इसका सबसे ज्वलंत प्रमाण हमें नप्ता प्लाया नामक जगह से मिलता है। नप्ता प्लाया? हाँ, आज ये दक्षिणी मिस्र का एक वीरान और सूखा हिस्सा है, लेकिन 7,000 ईसा पूर्व के आसपास वहाँ एक विशाल झील हुआ करती थी। ओके। उस झील के किनारे रहने वाले इंसानों ने पत्थरों का एक विशाल और जटिल घेरा बनाया था। ये कोई सामान्य निर्माण नहीं था। तो ये क्या था? कोई घर? नहीं, ये सूर्य और तारों की चाल को ट्रैक करने वाला एक खगोलीय उपकरण था। इसे दुनिया का सबसे पुराना स्टोन कैलेंडर माना जाता है। बाप रे, 7,000 ईसा पूर्व में एक स्टोन कैलेंडर? बिल्कुल। ये इस बात का सबूत है कि वे लोग सिर्फ जंगली जानवर नहीं मार रहे थे, बल्कि वे आसमान का अध्ययन भी कर रहे थे। लेकिन फिर प्रकृति ने अपना सबसे क्रूर खेल खेला। हाँ, जो कि बहुत ही अचानक हुआ। लगभग 5500 ईसा पूर्व में धरती की धुरी में एक बेहद छोटा सा बदलाव आया। सिर्फ कुछ डिग्री का झुकाव। सुनने में ये बहुत मामूली लगता है। बहुत मामूली, लेकिन उस छोटे से बदलाव ने पूरे अफ्रीका के मानसून सिस्टम को हमेशा के लिए खिसका दिया। बारिशें बंद हो गईं,
वे हरी भरी झीलें पहले कीचड़ में तब्दील हुईं और फिर सूख कर चटक गईं। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति रही होगी। ये किसी मैड मैक्स फिल्म के उस अंत समय वाले सीन जैसा है, जहां लोग तपती रेत में पानी की एक बूंद के लिए मीलों भटक रहे हों। मौत पीछे पड़ी थी और पश्चिम के उन रेगिस्तानों से लोग जान बचाने के लिए पूर्व की ओर भागे। और अचानक उस तपती रेत के बीच उन्हें एक अंतहीन नीली लकीर मिल गई, नील नदी। उन बदहवास कबीलों को लगा होगा कि उन्हें केवल प्यास बुझाने का एक जरिया मिल गया है। हाँ, जान बच गई। लेकिन नील नदी का स्वभाव बहुत ही हिंसक था। हर साल इथियोपिया के पहाड़ों पर भारी बारिश होती थी और वो पानी नील नदी के जरिए भयानक बाढ़ के रूप में मिस्र पहुंचता था। मतलब तबाही। मीलों तक जमीन डूब जाती थी, मगर जब वो पानी उतरता तो अपने पीछे एक बेहद गाढ़ी, काली और खनिजों से भरी उपजाऊ मिट्टी छोड़ जाता था। और इसी काली मिट्टी ने मानव इतिहास की पूरी धारा को मोड़ दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि जब उन घुमंतू शिकारियों ने देखा कि इस काली मिट्टी में गिरे जंगली गेहूं और जौ के दाने, जो बस ऐसे ही गिर गए थे, वे कुछ ही समय में लहलहाती फसल बन जाते हैं, तो उनके दिमाग की बत्ती जली। हाँ, उन्हें समझ आ गया कि अगर वे खुद बीज बोएं तो उन्हें भोजन की तलाश में रोज दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। और इस तरह एक घुमंतू शिकारी पहली बार किसान बन गया। पर एक मिनट, सिर्फ बीज बोना तो काफी नहीं था। क्यों? मिस्र की वो चिलचिलाती धूप उस गीली मिट्टी को चंद दिनों में ही पत्थर बना देती थी। ओहो, तो फसल सूख जाती होगी। यहीं पर इंसान के भीतर के इंजीनियर का जन्म होता है। बाढ़ के उस अनमोल पानी को सहेजने के लिए उन आदि मानवों ने पत्थर, लकड़ी और जानवरों की हड्डियों से कैनाल यानी नहरें खोदनी शुरू कर दी। हड्डियों से? गजब है। हाँ, उन्होंने खेतों के चारों ओर मिट्टी और ईंटों की दीवारें खड़ी की ताकि पानी महीनों तक जमा रहे। एक तरह से बाढ़ की इस विनाशकारी ताकत को नियंत्रित करने की जिद ने ही इंसान को पहली बार हाइड्रो इंजीनियरिंग सिखाई, और इसका नतीजा ये हुआ कि उनके पास अपनी रोजमर्रा की जरूरत से कई गुना ज्यादा अनाज पैदा होने लगा। झोपड़ियों के बाहर अनाज के बड़े बड़े भंडार लग गए। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक बदलाव आता है। ये अनाज का भंडारण इंसान के इतिहास की सबसे पहली दौलत थी। पहली बार उनके पास कुछ बचाने के लिए था। तो क्या हम इसे इस तरह देख सकते हैं कि अनाज का वो पहला गोदाम, वो जो सरप्लस था, दुनिया का पहला बैंक अकाउंट था जिसने समाज में पहली बार ऊंच नीच, राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। इस तुलना को नकारा नहीं जा सकता। जब किसी के पास अपनी जरूरत से ज्यादा संसाधन जमा हो जाते हैं ना, तो उसे छीनने वाले भी पैदा हो जाते हैं। वही तो। उस विशाल अनाज के भंडार की महक रेगिस्तान में अब भी भटक रहे उन खूंखार लुटेरों तक पहुंच गई। बस्तियों पर हमले होने लगे, फसलें लूटी जाने लगीं। मतलब खौफ का माहौल बन गया। इसी खौफ ने समाज के ढांचे को हमेशा के लिए बदल दिया। लोग समझ गए कि केवल अनाज उगाना पर्याप्त नहीं है, उसकी रक्षा करने के लिए एक सेना चाहिए। और सेना चलाने के लिए? और उस सेना को चलाने के लिए एक क्रूर और ताकतवर नेता चाहिए। अपनी सुरक्षा के लिए लोगों ने स्वेच्छा से अपनी आजादी उस ताकतवर इंसान के हाथों में सौंप दी। यहीं से मेम्फिस, थीब्स और अब्दोस जैसे दुनिया के पहले महान शहरों का उदय होता है। जी। आज से लगभग 5000 साल पहले राजा नारमर नाम के एक महत्वाकांक्षी शासक ने अपर और लोअर इजिप्ट यानी पूरे मिस्र को मिलाकर पहला अखंड साम्राज्य बनाया। एक बहुत बड़ी राजनीतिक उपलब्धि। हाँ, अब जब हजारों लाखों लोग एक साथ रहने लगे तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए माथ नामक न्याय और संतुलन का एक सख्त कानून बनाया गया। और आपके बैंक अकाउंट वाली जो सी बात को अगर हम अर्थव्यवस्था से जोड़ें
तो इस अपार दौलत और टैक्स का हिसाब जुबानी याद रखना तो असंभव था। कोई एक्सेल शीट तो थी नहीं तब। बिल्कुल नहीं। अनाज के बोरे, मवेशी और मजदूरों का रिकॉर्ड रखने के लिए ही हायरोग्लिफिक्स नाम की पहली लिखित भाषा का आविष्कार हुआ। तो ये सिर्फ भगवान की पूजा के लिए नहीं थी? नहीं, ये शुरुआत में कोई रहस्यमयी धार्मिक लिपि नहीं थी। ये एक प्रशासनिक टूल था। क्या बात है। अब नील नदी केवल सिंचाई का साधन नहीं रह गई थी, वो दुनिया का सबसे व्यस्त और आधुनिक व्यापारिक मार्ग बन चुकी थी। वे नावों में अपना गेहूं और पेपरस लाद कर ले जाते थे और वापसी में लेबनान से कीमती देवदार की लकड़ी, सिनाई के पहाड़ों से तांबा और नूबिया से सोना लेकर आते थे। तो राजाओं के पास दौलत आ गई, एक मजबूत सेना आ गई और वे खुद को धरती पर चलता फिरता भगवान घोषित कर चुके थे। खुद को अमर समझने लगे थे। लेकिन सत्ता के इस नशे के बीच एक बहुत बड़ी समस्या थी, मौत। मौत तो आनी ही है। अगर कोई फराव मर गया और उसका शरीर आम इंसानों की तरह मिट्टी में सड़ गया तो जनता के मन से वो जादुई खौफ खत्म हो जाएगा। हाँ, उन्हें लगेगा कि ये भी तो हमारी तरह एक साधारण इंसान ही था। अपनी इस ताकत और सत्ता को अमर बनाने के लिए उन्हें मौत को भी एक इवेंट में बदलना पड़ा। और ये राजनीतिक इतिहास का शायद सबसे चतुर माइंड गेम था। कैसे? फराओ ने पूरे समाज में ये बात फैला दी कि मरने के बाद वे आम इंसानों की तरह मिट्टी में नहीं मिलते। अच्छा। उनकी आत्मा सीधा आसमान में सूरज देवता राह से मिलने जाती है और वहीं से पूरी दुनिया का संचालन करती है। लेकिन इसमें एक शर्त जोड़ दी गई। जनता में ये खौफ पैदा किया गया कि अगर राजा का भौतिक शरीर सड़ गया या नष्ट हो गया तो उसकी आत्मा तारों तक नहीं पहुंच पाएगी। और फिर क्या होगा? सूरज देवता नाराज हो जाएंगे, नील नदी हमेशा के लिए सूख जाएगी और पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। अरे बाप रे, ये तो मनोवैज्ञानिक ब्लैकमेल का सबसे चरम रूप है ना? मतलब आम जनता को यह विश्वास दिला दिया गया कि अगर वो राजा के शव को नहीं बचाएंगे तो उनके खुद के बच्चे भूखे मर जाएंगे। बिल्कुल। इसी विश्वास ने पीढ़ियों तक मुफ्त मजदूरी करवाने का वो ढांचा तैयार किया जो किसी कोड़े या जंजीर से संभव नहीं था। लोग डर के मारे काम करते थे। मजदूर पिरामिड बनाते समय ये नहीं सोच रहे थे कि वे गुलामी कर रहे हैं। उन्हें लगता था कि वे ब्रह्मांड के संतुलन को बचा रहे हैं और इसी खौफ से मम्मी बनाने की उस जटिल और खौफनाक प्रक्रिया का जन्म हुआ जिसे हम ममीफिकेशन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्ट में मम्मी बनाने की जिस प्रक्रिया का वर्णन है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। बहुत ही डरावनी है। ये कोई साधारण कर्मकांड नहीं था, बल्कि शरीर रचना विज्ञान की एक गहरी समझ थी। मरने के बाद राजा की नाक के रास्ते एक लंबा लोहे का हुक डाला जाता था। उफ। उस हुक से दिमाग को मत कर तरल बना दिया जाता और फिर उसे नाक से ही बाहर निकाल लिया जाता था, क्योंकि वे दिमाग को इतना जरूरी नहीं मानते थे। हाँ, फिर शरीर के किनारे एक चीरा लगाकर लिवर, फेफड़े और आंतें बाहर निकाल ली जाती थी, लेकिन वे जानबूझकर दिल को शरीर के अंदर ही छोड़ देते थे। ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है। उनका दृढ़ विश्वास था कि इंसान की आत्मा, उसकी यादें और उसका असली दिमाग उसी दिल में धड़कता है। अंग निकालने के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी शरीर को सड़ने वाले बैक्टीरिया से बचाना। तो उन्होंने क्या किया? इसके लिए वे नेट्रिन नामक एक खास प्राकृतिक नमक का इस्तेमाल करते थे। ये नमक नमी सोखने में बेजोड़ था। ओके। वे शरीर को अंदर और बाहर से इस नमक में पूरी तरह दबा देते थे। 40 दिनों तक ये रसायन शरीर के हर एक सेल से पानी खींच लेता था, जिससे बैक्टीरिया के पनपने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती थी। 40 दिन बाद जब वो शरीर पूरी तरह सूखकर चमड़े जैसा हो जाता, तब उसे देवदार के तेल, रेजिन और खास मसालों के लेप के साथ
सूती पट्टियों में कसकर लपेटा जाता था। एंड एक अमर शरीर तैयार हो गया। लेकिन एक सूखा हुआ अमर शरीर तैयार कर लेना ही काफी नहीं था। इस मम्मी को और उसके साथ दफनाए गए अपार खजाने को लुटेरों से और मौसम की मार से बचाने के लिए एक अभेद्य तिजोरी की आवश्यकता थी। और इसी जरूरत ने पिरामिडों के निर्माण को जन्म दिया। तो क्या उन्होंने सीधे बड़े पिरामिड बना दिए? नहीं, शुरुआती दौर में उन्होंने कोई विशाल पहाड़ नहीं खड़े किए थे। उन्होंने मिट्टी की ईंटों के चौकोर और चपटे चबूतरे बनाने शुरू किए, जिन्हें मस्तबा कहा जाता था। मस्तबा? हाँ, लेकिन समय के साथ वे मस्तबा तेज हवाओं और शातिर लुटेरों के आगे टिक नहीं सके। तब इमोटिप नाम के एक जीनियस वास्तुकार ने पहली बार पत्थरों का इस्तेमाल करके स्टेप पिरामिड का निर्माण किया। स्टेप पिरामिड मतलब सीढ़ियों जैसा? जी, यह एक के ऊपर एक रखे छोटे होते चबूतरों जैसा था। यह इंसान द्वारा बनाया गया पहला कृत्रिम पहाड़ था। बिल्कुल। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। इंजीनियरिंग में कई बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी, जैसे राजा नेफ्रू का बेंट पिरामिड। वो तो एक बहुत बड़ा फेलियर था। उन्होंने इसे 54 डिग्री के बहुत ही तीखे ढलान पर बनाना शुरू कर दिया। जब निर्माण आधे रास्ते पहुंचा तो पत्थरों का वजन इतना अधिक हो गया कि पिरामिड नीचे से दरकने लगा और उन्हें घबराकर ऊपर का हिस्सा चपटा करना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि पिरामिड बीच से मुड़ा हुआ सा दिखता है। लेकिन इस गणितीय विफलता से उन्होंने सीखा कि पत्थरों के वजन और गुरुत्वाकर्षण का संतुलन कैसे बनाना है। गलतियों से ही सीखते हैं। इस सीख का नतीजा था उनका पहला सफल रेड पिरामिड और फिर अंततः वास्तुकला का वो चरम शिखर जिसे हम फराओ खुफू का द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहते हैं। अब यहाँ से ये कहानी बहुत ही हैरान करने वाली हो जाती है। इस ग्रेट पिरामिड के आंकड़े दिमाग सुन्न कर देने वाले हैं। मैं सहमत हूँ। ये 481 फीट ऊंचा है। इसमें लगभग 23 लाख पत्थर लगे हैं। 23 लाख? और इनमें से कई लाल ग्रेनाइट के पत्थर 50 टन तक भारी हैं। रुको, मुझे ये समझने दो। मतलब बिना पहिए के, बिना लोहे की क्रेन के और बिना किसी आधुनिक मशीन के 50 टन के पत्थरों को 800 किलोमीटर दूर असवान की खदानों से गीजा तक लाना, ये तो चमत्कार लगता है। आज की सबसे एडवांस कंस्ट्रक्शन कंपनियों के भी ये काम करने में पसीने छूट जाएंगे। भौतिक विज्ञान के नजरिए से ये संभव कैसे हुआ? ये केवल शारीरिक बल का नहीं बल्कि प्रकृति और भौतिकी के बेहतरीन इस्तेमाल का मामला था। 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उन्होंने फिर से नील नदी का सहारा लिया। कैसे? जब नदी में बाढ़ आती और जलस्तर अपने चरम पर होता तो वे विशाल देवदार की नावों पर उन भारी पत्थरों को लादकर सीधा गीजा के पठार के बहुत करीब तक ले आते थे। लेकिन नाव से उतारने के बाद क्या? 50 टन के पत्थर को रेत पर खिसकाना तो नामुमकिन है। यही उनका विज्ञान काम आया। उन्होंने लकड़ी के बड़े बड़े स्लेज बनाए। स्लेज? बिना पहियों वाली गाड़ी? हाँ, जब इन स्लेज को रेत पर खींचा जाता तो घर्षण यानी फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता। इसे कम करने के लिए मजदूर स्लेज के ठीक आगे की रेत पर लगातार एक तय मात्रा में पानी डालते जाते थे। गीली रेत? बिल्कुल, गीली रेत ठोस हो जाती है और स्लेज के फिसलने की क्षमता को दोगुना कर देती है। वाह! इससे पत्थर खींचने के लिए जरूरी बल लगभग आधा रह जाता था। क्या बात है! कितना सिंपल लेकिन जीनियस आइडिया है। इसके अलावा बिना किसी आधुनिक कंपास के केवल तारों की स्थिति को मापकर उन्होंने इस 13 एकड़ में फैले पिरामिड को सटीक उत्तर दिशा में अलाइन किया, जिसे ट्रू नॉर्थ कहते हैं। कमाल है। इसके बेस का लेवल इतना परफेक्ट है कि चारों कोनों में 1 इंच के अंश मात्र का भी फर्क नहीं है। ये वास्तुकला और ज्यामिति का एक ऐसा चमत्कार है जो आज भी विश्वास से परे लगता है। खुफू ने ये अभेद्य पहाड़ बनवाकर अपनी मम्मी और खजाने को हमेशा के लिए सुरक्षित कर लिया।
या कम से कम उसे यही लगा था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि असल में हुआ इसके बिल्कुल उलट। पिरामिड्स इतने विशाल और भव्य थे कि वे रेगिस्तान में मीलों दूर से नजर आते थे। वे लुटेरों के लिए एक तरह से मुझ में बेशुमार खजाना है, मुझे लूट लो के साइन बोर्ड बन गए। हाँ, आप किसी चीज को इतना बड़ा बनाएंगे तो वो छुपेगी कैसे? वही तो। जब कुछ सदियों बाद फराओं का शासन कमजोर पड़ा और देश में अकाल या गृह युद्ध की स्थिति आई, तो उन्हीं के सैनिकों और लुटेरों ने मिलकर पिरामिडों को तोड़ डाला। सारा सोना और कीमती सामान लूट लिया गया और मम्मियों को नष्ट कर दिया गया। बहुत बुरा अंत हुआ। इसी तबाही से खौफ खाकर बाद के फराओं ने अपनी रणनीति बदल दी। उन्होंने विशाल पिरामिड बनाने बंद कर दिए और अपनी कब्रों को दक्षिणी मिस्र के पहाड़ों के बीच छिपानी शुरू कर दी, जिसे आज हम वैली ऑफ किंग्स कहते हैं। जी। और इसी वैली ऑफ किंग्स में एक ऐसा सुराग मिला जिसने पिरामिडों के इतिहास को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। आप हॉवर्ड कार्टर की खोज की बात कर रहे हैं ना? हाँ, 1922 में जब ब्रिटिश पुरातत्वविद हॉवर्ड कार्टर ने 19 वर्षीय युवा राजा तूतन खामोन की एक भूली बिसरी और छिपी हुई कब्र खोजी, तो दुनिया दंग रह गई। वो तो इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी। उस एक छोटी सी साधारण सी दिखने वाली कब्र के अंदर 5000 बेशकीमती वस्तुएं ठूस ठूस कर भरी हुई थी। सोने के रथ, हथियार और तूतन खामून की मम्मी के चेहरे पर रखा 10 किलो शुद्ध सोने का वो प्रसिद्ध मुखौटा। और यहाँ सोचने वाली बात ये है कि तूतन खामून मिस्र के इतिहास का कोई बहुत महान या शक्तिशाली राजा नहीं था। नहीं, वो तो बहुत कम उम्र में मर गया था। बिल्कुल। फिर भी अगर उसकी एक छोटी सी कब्र में इतना अपार खजाना था, तो जरा कल्पना कीजिए कि खुफू जैसे महान फेरो के ग्रेट पिरामिड में क्या रहा होगा। लेकिन यहीं पर तो सबसे बड़ा झोल है। क्या? जब आधुनिक खोजकर्ताओं ने गीजा के उस 23 लाख पत्थरों वाले विशाल ग्रेट पिरामिड के सबसे सुरक्षित कमरे यानी किंग्स चैम्बर को भारी मशक्कत के बाद खोला, तो वो बिल्कुल खाली था। एकदम खाली। न कोई मम्मी मिली, न खजाने का एक टुकड़ा, और सबसे अजीब बात, दीवारों पर न ही कोई चित्र था और न ही एक भी हेरोग्लिफिक्स की लाइन। ये सच में बहुत अजीब है। क्या हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये सिर्फ लुटेरों का काम था? मतलब क्या उन्होंने 23 लाख पत्थरों का पहाड़ सिर्फ एक खाली और बिना सजावट वाले कमरे को छुपाने के लिए उठाया था? ये बात कुछ हजम नहीं होती। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और स्रोत सामग्री भी इसी ओर इशारा करती है कि शायद हम पिरामिडों के असली मकसद को पूरी तरह समझ ही नहीं पाए हैं। तो फिर क्या मकसद हो सकता है? इसके खाली होने की वजह से कई नई थ्योरीज ने जन्म लिया है। इनमें से एक सबसे चर्चित है ओरियन कोरिलेशन थ्योरी। मैंने इसके बारे में सुना है। 1980 के दशक में कुछ शोधकर्ताओं ने ये प्रस्ताव रखा कि गीजा के तीनों पिरामिडों का अलाइनमेंट और उनका आकार आसमान में ओरियन बेल्ट के 3 तारों की सटीक सीध में है। और मिस्र की माइथोलॉजी में ओरियन तारा मंडल को मृत्यु और पुनर्जन्म के देवता ओसिरियस का रूप माना जाता था। बिल्कुल। ये थ्योरी ये सवाल उठाती है कि क्या पिरामिड सिर्फ एक कब्र थी या फिर धरती और तारों के बीच संपर्क स्थापित करने का कोई खगोलीय यंत्र। ये बहुत ही दिलचस्प एंगल है। इसके अलावा एक एनर्जी थियोरी भी है। एनर्जी थियोरी? हाँ, इसके समर्थकों का मानना है कि पिरामिड के अंदर लाल ग्रेनाइट, जिसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, और सफेद चूना पत्थर जो इंसुलेटर का काम करता है, का इस्तेमाल शायद किसी प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करने या संचारित करने के लिए किया गया हो। एक पावर प्लांट की तरह। हाँ, लेकिन ट्रांसक्रिप्ट ये स्पष्ट करती है कि ये एक पावर प्लांट था। इस बात का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। लेकिन ग्रेट पिरामिड का ये खालीपन आज भी विज्ञान को चिढ़ाता है। और इसी चिढ़ ने आधुनिक विज्ञान को मजबूर किया कि वो अपने सबसे एडवांस हथियार लेकर इस रहस्य के मैदान में उतरे।
हाँ, फिर शुरू हुआ 2015 का स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट। एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने यह प्रोजेक्ट शुरू किया। पिरामिड के अंदर क्वींस चेंबर नामक एक कमरा है, जहां से 8 इंच चौड़ी कुछ बेहद संकरी सुरंगें ऊपर की ओर जाती हैं, जो कि बहुत ही संकरी है। हाँ, इन सुरंगों में कोई इंसान नहीं घुस सकता, इसलिए उन्होंने कैमरों से लैस छोटे रेंगने वाले रोबोट्स को अंदर भेजा। ये इस सदी की सबसे रोमांचक खोजों में से एक थी। वो रोबोट उस अंधेरी और ढलान वाली सुरंग में लगभग 200 फीट अंदर तक गया और फिर अचानक रुक गया। क्यों रुक गया? उसके कैमरे ने दिखाया कि सुरंग का रास्ता एक रहस्यमयी पत्थर के दरवाजे से बंद था, जिस पर कॉपर यानी तांबे की 2 पिन लगी हुई थी। सदियों से किसी ने उस दरवाजे को नहीं छुआ था। सोचिए, इस कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिकों के दिलों की धड़कनें कितनी तेज हो गई होंगी। बिल्कुल। उन्होंने एक खास रोबोट तैयार किया, जिसमें एक बहुत ही बारीक ड्रिल मशीन और एक फाइबर ऑप्टिक कैमरा लगा था। बहुत सावधानी से उस प्राचीन दरवाजे में एक छोटा सा छेद किया गया और कैमरे को उस पार धकेला गया। और जो उन्होंने देखा, उसने रहस्य को सुलझाने के बजाय और उलझा दिया। हाँ? उस पहले दरवाजे के ठीक पीछे एक और रहस्यमयी दरवाजा था। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट के दौरान वैज्ञानिकों ने म्यूऑन रेडियोग्राफी तकनीक का भी इस्तेमाल किया, जो कॉस्मिक किरणों की मदद से पत्थरों के आर पार देख सकती है। एक्सरे की तरह। एक तरह से, हाँ। इस मॉडर्न स्कैनिंग ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने पुरातत्व विज्ञान की नींव हिला दी। ग्रेट पिरामिड के ठीक बीचों बीच, ग्रैंड गैलरी के ठीक ऊपर एक बहुत विशाल खाली स्थान, जिसे हिडन वॉइड कहते हैं, मौजूद है। एक गुप्त कमरा। ये एक ऐसा कमरा या हॉल है जिसका कोई दरवाजा बाहर नहीं खुलता और जहां आज तक कोई आधुनिक इंसान नहीं पहुंच सका है। तो इसका क्या मतलब है? इतने छिपे हुए दरवाजे, तांबे की पेनें और एक ऐसा विशाल खाली कमरा जिसे 4500 सालों से किसी ने नहीं देखा। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। ऐसा लगता है कि प्राचीन मिस्र के वो इंजीनियर्स आज हजारों साल बाद भी हमारे इतने एडवांस्ड विज्ञान के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। वे मानो कह रहे हों कि तुम हमारे रहस्य के जितने करीब पहुंचोगे, हम तुम्हारे लिए एक नया सवाल खड़ा कर देंगे। इस पूरी सभ्यता के इतिहास को अगर एक नजरिए से देखा जाए तो ये हमें मानव क्षमता के उस चरम बिंदु पर ले जाता है जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। सही बात है। चाहे वो प्रकृति से लड़कर जिंदा रहने की जद्दोजहद हो, मृत्यु का वो खौफनाक डर हो, या सत्ता को अमर बनाने की वो राजनीतिक चाल, इन सब ने मिलकर इंसान से वो काम करवा लिया जो आज के दौर में भी एक अविश्वसनीय अजूबा है। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। आज हमने देखा कि कैसे प्रकृति के एक छोटे से बदलाव ने इंसानी विकास की उस सीधी रेखा को तोड़कर उसे सीधे आसमान छूने पर मजबूर कर दिया। जी। लेकिन इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं एक बात सोचे बिना नहीं रह पा रहा हूं। इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जो इस रहस्य को एक बिल्कुल नया और दिमाग चकरा देने वाला एंगल देता है। वो क्या? जरा सोचिए, मिस्र के लोगों ने रेगिस्तान के बीचों बीच तारों की चाल को समझकर ये विशाल पिरामिड बनाए। हाँ। लेकिन दुनिया के बिल्कुल दूसरे कोने में, विशाल अटलांटिक महासागर के उस पार, मध्य अमेरिका के घने और दुर्गम जंगलों के बीच, माया सभ्यता के लोग भी बिल्कुल उसी दौर के आसपास ऐसे ही विशाल और रहस्यमयी पिरामिड बना रहे थे। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये 2 बिल्कुल अलग दुनिया थी। इनके बीच कोई फोन लाइन, कोई जहाज या कोई संपर्क नहीं था। बिल्कुल कोई संपर्क नहीं। फिर भी इन दोनों सभ्यताओं का दिमाग एक जैसी पिरामिड की संरचना और तारों की बिल्कुल सटीक अलाइनमेंट पर क्यों अटका था? ये बहुत ही हैरान करने वाला सवाल है। क्या जब इंसान अपने अस्तित्व के चरम संकट से जूझता है तो ऐसे ज्यामितीय चमत्कार करना
इंसानी विकास का कोई प्राकृतिक नियम बन जाता है, या शायद कुछ और ही बात हो। हाँ, या फिर इतिहास के इन पन्नों में कोई ऐसा गहरा सुराग छूट गया है, कोई ऐसा सच छिपा है जिसे हम आज तक नहीं देख पाए हैं। ये तो सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। शायद भविष्य में वो छिपी हुई सुरंग हमें इस सवाल का भी जवाब दे दे। इसी रोमांचक और अनथीन रहस्य के विचार के साथ हम आज की इस गहरी ज्ञान यात्रा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।